नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास है वो क्लास में जो टॉपिक अपन ले रहे हैं वो टॉपिक है प्रतिचयन का सिद्धांत मतलब सैम्पलिंग थ्योरी। पहले तो ये सुन लेना आप कि ये टॉपिक कौन से एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है एक तो संगणक की जो भर्ती आई हुई है संगणक कंप्यूटर, इस संगणक की भर्ती में इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स, फर्स्ट ग्रेड है इकोनॉमिक्स में, फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स में भी प्रतिचयन सिद्धांत सैम्पलिंग थ्योरी दे रखी है, तो उसमें से क्वेश्चन आते हैं। संगणक में भी इस टॉपिक में से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स में इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स में भी इसमें मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो इस टॉपिक को अपने शुरू करते हैं। तो पहली बात तो इसमें ये ध्यान रखना है कि सैम्पलिंग जो थ्योरी है, सैम्पलिंग थ्योरी या प्रतिचयन सिद्धांत है, तो ये क्या काम में आता है। तो ये आपको पता है कि आधुनिक समय में जो भी अनुसंधान होते हैं या अपन व्यवहारिक जीवन में जो भी अपन कार्य करते हैं वो सारे सैम्पलिंग थ्योरी पर आधारित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लें कि डॉक्टर अपने खून की जांच करता है, तो खून की जांच करता है तो वो खून का एक सैंपल लेता है, मतलब पूरे खून को निकालने की बजाय खून का एक सैंपल लेता है और उस सैंपल की रिसर्च करने के बाद में ये अनुमान लगा लेता है कि अपनी बॉडी के पूरे खून के अंदर क्या कमी है या क्या चीज उसके अंतर्गत है। तो सैंपलिंग थ्योरी में अपन पढ़ेंगे कि पूरा जो अनुसंधान क्षेत्र है, ठीक है ना, अनुसंधान क्षेत्र की पूरी जो इकाइयां हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, समष्टि। समष्टि, समष्टि बोल दो, चाहे इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। अगर इस समष्टि में से अगर रेंडमली अपन कोई सैंपल लेते हैं, ये समष्टि मतलब पॉपुलेशन है, समष्टि का मतलब अनुसंधान क्षेत्र की सारी इकाइयों को क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहा जाता है। अगर इसमें से अपन क्या लेते हैं कि सैंपल लेते हैं, एन आकार का आपने क्या ले लिया, सैंपल ले लिया, राइट। तो इसमें कि अगर ये सैंपल रेंडमली लिया है तो इस समष्टि की सारी विशेषताओं का यह क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस सैंपल की रिसर्च कर लेते हैं अपने, मतलब पूरी समष्टि की रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इस सैंपल की अपने क्या कर ली, रिसर्च कर ली और इसका जो रिजल्ट आया उसको अपने क्या कर दिया, लागू कर दिया। जैसे घर में चाय बनती है तो चाय में चीनी पर्याप्त है या कम है या कितनी मात्रा में चाय में चीनी कितनी मात्रा में, उसको अपन जांच करते हैं। तो पूरी चाय को थोड़ी पीते हैं, तो पूरी चाय समष्टि होगी। अब उसमें से अपन क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं जिसमें थोड़ी सी चाय अपने लिए अपन टेस्ट कर लेते हैं कि भाई चाय में चीनी कम है या ज्यादा है। इसका मतलब उस सैंपल का जो अपने रिसर्च किया है, उस सैंपल का अपने जो अध्ययन किया है, तो उस अध्ययन का जो रिजल्ट आया, जैसे चीनी कम है या ज्यादा है जो भी है, उसको अपन पूरी समष्टि के ऊपर लागू कर देते हैं। यही अपन प्रतिचयन सिद्धांत के अंदर पढ़ते हैं। मतलब इसका मूल आधार यही है कि अगर अपने रेंडमली सैंपल लिया है, ठीक है ना, तो वो सैंपल पूरी समष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, पूरी समष्टि की विशेषताएं उस सैंपल के अंतर्गत आती है। ये अपन इसके अंदर अध्ययन करते हैं। अब अपन यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि समष्टि क्या है, सैंपल क्या है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखो, समष्टि का मतलब होता है कि अनुसंधान क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयां। समष्टि दो तरह की हो सकती है। एक तो समष्टि को अपन कहेंगे परिमित, परिमित, परिमित समष्टि। परिमित समष्टि का मतलब होता है कि समष्टि की इकाइयां काउंटेबल है, उनकी अपन गणना कर सकते हैं। तो जिन समष्टि की अपन गणना कर सकते हैं या जिस समष्टि की इकाइयां निश्चित संख्या में होती है, निश्चित है, काउंटेबल है, निश्चित है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, परिमित समष्टि। जैसे भारत की जनसंख्या क्या है कि परिमित समष्टि है। एक स्कूल में या एक कॉलेज में छात्रों की जो संख्या है वो क्या है, परिमित समष्टि है। एक यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या भी क्या है, परिमित समष्टि है। अब बात है कि अपरिमित समष्टि कौन सी होती है। अपरिमित, अपरिमित समष्टि का मतलब है कि इस अनुसंधान क्षेत्र में इतनी इकाइयां हैं कि जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनकी संख्या अनलिमिटेड है, उसको अपन क्या कहेंगे, अपरिमित समष्टि। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि जैसे बोले गए शब्दों की संख्या,
बोले गए शब्दों की संख्या कितने भी शब्द बोले जा सकते हैं, तो बोले गए शब्दों की संख्या वो अनलिमिटेड है। नवजात शिशुओं की संख्या वो भी अनलिमिटेड है, यह अपरिमित समष्टि है। पास्य की उछाल है वो भी अनलिमिटेड है। पेड़ पर पत्तियों की संख्या ये भी अनलिमिटेड है। तो इसका मतलब आप अपरिमित समष्टि के कई एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे पास्य की उछाल आप दे सकते हो, बोले गए शब्दों की संख्या है, नवजात शिशुओं की संख्या है। इसके अलावा आप पेड़ पर पत्तियों की संख्या है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, ये अनकाउंटेबल होती है, इसलिए इनको किस में शामिल करेंगे अपन, परिमित समष्टि के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो अभी तक अपन ये समझ चुके हैं कि समष्टि क्या है। समष्टि का मतलब अनुसंधान क्षेत्र की सभी इकाइयां समष्टि है। सैंपल का मतलब होता है, सैंपल इसको हिंदी में क्या कहेंगे अपने, प्रतिदर्श। हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिदर्श। सैंपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श। अनुसंधान क्षेत्र में से कुछ इकाइयां जो अपन ने छांट ली ऐसे, वो क्या होगा, उनका सैंपल होगा, प्रतिदर्श होगा। अब आगे आप सुनना, देखो आगे अपन ये पढ़ेंगे, एक तो प्राचल होता है, प्राचल, इसको बोलते हैं पैरामीटर, पैरामीटर। और एक होता है आपका प्रतिदर्शज, जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। प्रतिदर्श और एक प्राचल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर, कि ये क्या होते हैं। ये आपकी एक मान लेते हैं अपने एक समष्टि है। इस समष्टि की साइज है, इसको अपन लिखेंगे आर का मतलब है समष्टि का आकार। ठीक है, यहां तक समष्टि का आकार। इस पूरी समष्टि में जितनी इकाइयां हैं उसको अपने क्या नाम दिया है, एन नाम दिया है। अब इस पूरी समष्टि का अपन समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका समांतर माध्य को अपन कैसे लिखेंगे, म्यू का मतलब इस समष्टि का क्या है, माध्य है। इस समष्टि का अपन परमाणु विचलन भी निकाल सकते हैं, तो इसके परमाणु विचलन को लिखा जाएगा सिग्मा क्या है इसका, परमाणु विचलन। इस समष्टि का अपन अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं, उसके अनुपात को लिखेंगे कैपिटल पी से। कैपिटल पी की क्या बताता है, इसके अनुपात को बताता है। ये तो प्राचल क्या होते हैं, दोबारा सुना, पूरी समष्टि के जो सांख्यिकीय माप हैं, ये सारे के सारे समष्टि के सांख्यिकीय माप हैं, और समष्टि के सांख्यिकीय मापों को क्या कहा जाता है, प्राचल या पैरामीटर। अब इसमें से अपने ये मान लिया कि अपने एक रैंडमली सैंपल लिया, रैंडमली ले या नॉन रैंडमली ले, अपने इसमें से एक सैंपल ले लिया, ये अपने इसमें से मान लो एक सैंपल ले लिया। अब इस सैंपल का जो आकार होगा उसको लिखेंगे अपन एन। ये एन क्या है, इस सैंपल का आकार है। इस सैंपल का माध्य भी ज्ञात किया जा सकता है, इसके माध्य को लिखेंगे अक्ष बार क्या होगा, माध्य होगा। इसका परमाणु विचलन निकालते हैं, उसको अपन लिखते हैं एस क्या है, परमाणु विचलन मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, परमाणु विचलन। और इसका अपन अनुपात निकालते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल पी से व्यक्त करते हैं इसके अनुपात को। ये इसका क्या हो गया, आपका अनुपात हो गया। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि पैरामीटर और प्रतिदर्श मतलब स्टैटिस्टिक क्या होते हैं। तो आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि ये दोनों क्या है, सांख्यिकीय माप हैं। फर्क इतना है कि प्रतिदर्शज है वो सैंपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श का सांख्यिकीय माप को अपन क्या कहेंगे, प्रतिदर्शज या स्टैटिस्टिक। और ये जो आपकी समष्टि है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, तो समष्टि या पॉपुलेशन के जो सांख्यिकीय माप हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राचल या पैरामीटर कहलाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई होगी कि प्राचल क्या होते हैं, प्रतिदर्शज क्या होते हैं। अब आगे इसमें क्वेश्चन ये आता है, पूछा जाता है कि भाई ये जो आपका प्रतिचयन सिद्धांत है, देखो आपने शुरू में भी लिखा था
प्रतिचयन सिद्धांत। प्रतिचयन सिद्धांत का मतलब ये होता है कि समष्टि, इस समष्टि का अध्ययन करना है। ये एन आकार की समष्टि है, इसका अध्ययन करना है। तो पूरी समष्टि का अध्ययन करने के लिए बहुत ज़्यादा साधन चाहिए, बहुत ज़्यादा समय चाहिए, बहुत ज़्यादा परिश्रम की जरूरत होती है। और बहुत बार तो क्या होता है कि पूरी समष्टि का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसका अध्ययन कैसे करें? तो इसका अध्ययन करने के लिए इसमें से क्या ले लेते हैं? सैंपल ले लेते हैं। ठीक है ना? तो ये एन आकार का अपन सैंपल ले लेते हैं और इस सैंपल का अध्ययन करके उसके जो परिणाम है उसको अपन किस पे लागू कर देते हैं? समष्टि के ऊपर लागू कर देते हैं। ये ही प्रतिचयन सिद्धांत होता है। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि प्रतिचयन सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? प्रतिचयन सिद्धांत का उद्देश्य आपसे पूछ लिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रतिचयन सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिचयन सिद्धांत के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य आपको ये बताना है कि समष्टि प्राचल, समष्टि प्राचल का अनुमान लगाना, समष्टि प्राचल का अनुमान लगाना। और दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो है परिकल्पना, परिकल्पना परीक्षण। परीक्षण, परिकल्पना परीक्षण को इसमें बोलते हैं अपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, थीसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो प्रतिचयन सिद्धांत के दो उद्देश्य है, मतलब सैंपल क्यों लेते हैं, सैंपल की स्टडी करके अपन पूरी समष्टि के ऊपर लागू करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अपना सैंपल लेकर के उसका स्टडी करते हैं अपने, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो उसके दो उद्देश्य है। या प्रतिचयन सिद्धांत के क्या उद्देश्य है? तो दो उद्देश्य कौन से? समष्टि प्राचल का अनुमान लगाना, दूसरा है परिकल्पना परीक्षण करना। अब आप देखो समष्टि प्राचल का अनुमान कैसे लगाया जाता है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे आपसे कोई ये पूछ ले कि अगर कोई स्टूडेंट सिक्कर में रह करके यदि कोई तैयारी करता है, किसी एग्जाम की तैयारी करता है, जैसे वाला संगणक की तैयारी करता है, तो उसका महीने का एवरेज कितना खर्चा आ जाता होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप कितना का खर्चा आ सकता है? तो आप उसका एस्टिमेट बताओगे कि भाई अगर सिक्कर में रह करके कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसका जो एवरेज खर्चा उसको अपन क्या लिखेंगे? म्यू। अब मान लो आपको पता नहीं है कि कितना खर्चा आता है, कोई आदमी रिसर्च करना चाहे, पहले तो ये मान लेंगे रिसर्च करना चाहिए कि भाई अगर कोई स्टूडेंट सिक्कर में रह करके तैयारी करता है, संगणक की तैयारी करता है, तो महीने का कितना का खर्चा आना चाहिए, उसको इस बात की क्या है जानकारी चाहिए। तो उसको रिसर्च करना पड़ेगा सिक्कर में आकर के। अब आपको पता है कि सिक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो सारे जितने स्टूडेंट हैं उसको अपने क्या मान लिया? समष्टि पॉपुलेशन है मान लिया। अब सारे स्टूडेंटों से तो पूछा नहीं जा सकता, तो रिसर्च करने वाला क्या करता है कि इन स्टूडेंटों में से रेंडमली वो मान लो कि 50 स्टूडेंटों से मिल लेता है। 50 मतलब पूरी सिक्कर में तैयारी करने वाले स्टूडेंटों में से रेंडमली उसने क्या कर लिए? 50 स्टूडेंट छांट लिए, मतलब 50 लोगों से वो रेंडमली मिल लिया। अब इन 50 स्टूडेंटों से पूछा कि भाई आपका कितना का खर्चा आता है, आप सिक्कर में रह करके तैयारी करते हो, तो ये स्टूडेंट अपना खर्चा बताएंगे। कोई बताएगा भाई मेरा 8,000 रुपये खर्च आता है, कोई कहेगा मेरे 7,500 आता है, कोई कहेगा मेरे 8,500 आता है, कोई कहेगा 9 आता है। जितने 50 स्टूडेंट आपके जितने जितने खर्चे बताएं, उन सारे खर्चों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो खर्चों का जो एवरेज निकालेंगे उसको अक्स से बाहर लिखेंगे। मान लो इनका एवरेज आया है 8,200 रुपये, ठीक है तक। अब आपका अनुसंधान कंप्लीट हो गया है। अब आप ये कह सकते हो कि अगर कोई स्टूडेंट सिक्कर में रह के तैयारी करता है किसी एग्जाम की, तो उसका औसतन 8,200 रुपये क्या होता है? खर्चे होता है। क्लियर आता है? क्योंकि आपने रिसर्च कर ली, आप सिक्कर के स्टूडेंटों का सैंपल लेकर के आपने रिसर्च कर ली और आपने पता लगा लिया कि अगर सिक्कर में रह करके कोई स्टूडेंट तैयारी करेगा तो उसका एवरेज 8,200 रुपये, 8,000 रुपये उसका खर्चा आएगा। ठीक है। अब आपने क्या किया, ध्यान रखना आपने,
आपने सैंपल लिया है, सैंपल की स्टडी की है। किस लिए की है स्टडी? क्योंकि आप समष्टि के बारे में जानकारी लेना चाहते हो। आप समष्टि में आप ये देखेंगे, शिक्कर में अगर कोई रह करके तैयारी करता है तो औसतन कितना खर्चा आएगा। तो आपने सैंपल लेकर के स्टडी कर लिया और आपने क्या लगा लिया, इसके प्राचल मतलब इसके माध्य का आपने पता लगा लिया। ठीक है ना? आप ये मान के चलोगे कि जो खर्चा आ रहा है, जो आपने सैंपल से कितना है एवरेज खर्चा 8,200 रुपये, तो आप ये मान के चल रहे हो कि अगर शिक्कर में कोई रह करके तैयारी करता है तो उसका 8,200 रुपये क्या आएगा, खर्चा आएगा। तो इसका मतलब आपने क्या कर लिया है कि सैंपल की स्टडी करके आपने समष्टि प्राचल का अनुमान लगा लिया है। प्रतिचयन सिद्धांत का ये एक उद्देश्य आपका कंप्लीट हो गया। प्रतिचयन सिद्धांत का दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है परिकल्पना परीक्षण करना। परिकल्पना परीक्षण का मतलब ये है कि आप समष्टि के संबंध में परिकल्पना करते हो। जैसे एग्जाम्पल वही अपना, आपने ये अंदाजा लगा लिया कि भाई अगर शिक्कर में कोई स्टूडेंट तैयारी करेगा तो करीबन 8,000 रुपये उसका खर्चा आएगा। आपने ये परिकल्पना की है। अब आपकी ये बात सत्य है कि नहीं है, आपकी परिकल्पना सत्य है नहीं, इसकी आप जांच करना चाहते हो। तो जांच कैसे करोगे? जांच ये करोगे कि आप इस समष्टि, आपने परिकल्पना क्या की है कि एवरेज खर्चा कितना आ रहा है, 8,000 रुपये। ये मान लिया आपने परिकल्पना कर ली कि शिक्कर में रह करके कोई स्टूडेंट तैयारी करेगा तो महीने का 8,000 रुपये उस समय उसका खर्चा आएगा। ये आपने परिकल्पना की है पूरी समष्टि के सामने। अब आपकी परिकल्पना सही है या नहीं, इस बात की आपको जांच कर ली है। तो इस बात की जांच करने के लिए आप क्या करोगे, पूरी समष्टि मतलब शिक्कर में रहने वाले स्टूडेंटों में से जितने स्टूडेंट हैं उनमें से आप 50 का या 100 का आप क्या लोगे, सैंपल लोगे। मान लो कि आपने 100 स्टूडेंटों का आपने सैंपल लिया, मतलब 100 स्टूडेंटों से आपने पूछताछ की और 100 स्टूडेंटों से पूछताछ करने के उनके खर्चे आपने लिए। जितने उन्होंने अपने अलग अलग खर्चे बताए, सारे खर्चों का आपने एवरेज निकाल लिया और आपका जो 100 स्टूडेंटों का जो एवरेज खर्चा आ रहा है वो खर्चा ही मान लो कि कितना आ रहा है, 8,500 रुपये खर्चा आ रहा है। जबकि आपने परिकल्पना क्या की थी, परिकल्पना की थी कि अगर शिक्कर में रह करके कोई तैयारी करता है तो उसका एवरेज खर्चा 8,000 रुपये आता है। जबकि आपने इस परिकल्पना की जांच करने के लिए आपने क्या किया है, जांच करने के लिए आपने सैंपल लिया है और फिर सैंपल लेकर के आपने स्टडी की, अध्ययन किया, उसका एवरेज निकाला तो आपका आया है 8,500 रुपये। इसका मतलब है समष्टि का माप और सैंपल का माप दोनों में डिफरेंस आ रहा है। मतलब किस में डिफरेंस आ रहा है, प्राचल और प्रतिदर्शज मतलब स्टैटिक में दोनों में डिफरेंस आ रहा है। प्राचल आ रहा है 8,000 रुपये का और प्रतिदर्शज आ रहा है 8,500 रुपये का। अब ये जो अंतर आ रहा है इस अंतर को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। भाई ये जो अंतर आया, ये डिफरेंस क्यों आया है, ठीक है ना। अब आपने टेस्ट करके, आप इसको टेस्ट करोगे तो ये भी ध्यान रखना आपको कि सुनिश्चित शुद्धता के साथ आपको इनका क्या करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा, परीक्षण। अब वो अपन आगे इसमें स्टडी पढ़ेंगे कि सुनिश्चित शुद्धता मतलब 90% की शुद्धता के आधार पर आप इसकी स्टडी कर रहे हो या 95% शुद्धता के आधार पर इसकी स्टडी कर रहे हो या 100% या 99% शुद्धता के साथ इसकी आप स्टडी कर रहे हो, या आपको सुनिश्चित शुद्धता का एक लेवल आपको लेना पड़ेगा। जैसे आपने ये डिफरेंस लिया है और आपने क्या किया, 90% शुद्धता के आधार पर स्टडी करना चाह रहे हो, इसका मतलब इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस से केवल प्रतिचयन के उच्चावचनों के कारण हुआ है या किसी अन्य कारण से। आप इसके सूत्र होते हैं अलग शुद्धता के, तो वो आप शुद्धता सुनिश्चित करने के बाद में आप परिकल्पना परीक्षण के सूत्रों का यूज करके आप इस लेवल पर पहुंच जाओगे कि प्राचल और प्रतिदर्शज के बीच का जो अंतर है उस अंतर को एक्सेप्ट करें या उसको रिजेक्ट कर दें।
तो इसको एक्सेप्ट करने या उसको रिजेक्ट करने की जो स्टडी है, उस स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? परिकल्पना परीक्षण। परिकल्पना परीक्षण मतलब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं, परिकल्पना परीक्षण। दोबारा सुन लेना, परिकल्पना परीक्षण क्या होता है कि सुनिश्चित शुद्धता के आधार पर अपन इस बात का अध्ययन करते हैं कि प्राचल और प्रतिदर्शज दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, उस डिफरेंस को अपन एक्सेप्ट कर लें या उस डिफरेंस को अपन क्या कर दें? रिजेक्ट कर लें। यदि इन दोनों के बीच का अंतर केवल प्रतिचयन ऊंचावचनों के कारण हुआ, इसका मतलब सैंपल छोटा बड़ा होने के कारण में इसका डिफरेंस आया, बाकी और कोई रीजन है नहीं है। तो अगर प्रतिचयन ऊंचावचनों के कारण, ये थोड़ी सी आपको लैंग्वेज याद रखनी पड़ेगी। क्या बताया मैंने? एक मिनट, मैंने आपको बताया कि किसके कारण से आया हो? प्रतिचयन ऊंचावचनों, ऊंचावचनों के कारण। दोबारा सुन लो, अगर समष्टि प्राचल, ठीक है, और प्रतिदर्शज मतलब समष्टि का माध्य और सैंपल का माध्य, दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि समष्टि का माध्य तो कितनी परिकल्पना की थी अपने? 8000 की परिकल्पना की थी, और जबकि अपने सैंपल लेकर के उसकी स्टडी की तो खर्चा कितना आया था? 8500 रुपये आया था, 8500 रुपये। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 500 का डिफरेंस आ रहा है, 500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब ये अपने सुनिश्चित शुद्धता का स्तर लेकर के अपन ये ज्ञात करेंगे कि ये 500 का जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, इस डिफरेंस को अपने अनदेखा कर दें या इस डिफरेंस को अपन सीरियसली ले लें, ठीक है ना। अगर ये डिफरेंस उस सूत्रों से, सुनिश्चित शुद्धता के आधार पर परिकल्पना परीक्षण के सूत्र लगाएंगे, और सूत्रों से अपने को जब ये ज्ञात हो गया कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो प्रतिचयन ऊंचावचनों के कारण ही हुआ है और कोई कारण नहीं है, तो इसका मतलब इस अंतर को अपन एक्सेप्ट कर लेंगे या इसको अपन अनदेखा कर देंगे, कोई खास बात नहीं है, 500 रुपये की बात है, कोई खास बात नहीं। इसका मतलब अपनी जो परिकल्पना आपने की थी वो परिकल्पना 90% शुद्धता के साथ, जो भी अपने शुद्धता ले लेंगे, जैसे अपने मान लिया कि 90% शुद्धता लेते हैं, तो 90% शुद्धता के साथ अपनी जो परिकल्पना है वो क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी कि ये जो डिफरेंस है वो केवल किससे है? प्रतिचयन ऊंचावचनों के कारण है, तो इसमें वो सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, तो अपनी परिकल्पना क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर अपन ने 90% शुद्धता के आधार पर परिकल्पना परीक्षण के सूत्रों से अपने को ये पता लगा है कि इनका जो अंतर है उसका कारण प्रतिचयन ऊंचावचनों का कारण है नहीं है, कोई दूसरा रीजन है, तो ऐसी स्थिति में अपने जो ये परिकल्पना की है कि सीकर में रह करके यदि कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसका खर्चा 8000 रुपये आएगा, ये अपनी परिकल्पना क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। कौन सी स्थिति में रिजेक्ट होगी? जब इन दोनों मतलब प्राचल और प्रतिदर्शज के बीच का अंतर है, ठीक है ना, यदि प्रतिचयन ऊंचावचनों के कारण नहीं है, पता कैसे लगेगा? 90% शुद्धता के आधार पर परिकल्पना परीक्षणों के सूत्र जो अपन आगे पढ़ेंगे इसमें टॉपिक में, उन सूत्रों के आधार पर अपना को पता चल जाएगा कि ये ऊंचावचन का रीजन है क्या, प्रतिचयन ऊंचावचन है क्या। यदि ये कारण नहीं है तो इसका मतलब अपनी परिकल्पना को क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब आपसे दोबारा सुन लो कि प्रतिचयन सिद्धांत के उद्देश्य क्या है। तो प्रतिचयन सिद्धांत का पहला उद्देश्य आपको क्या लगाना है? बताना है समष्टि प्राचल का अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। एक उद्देश्य तो आपका ये हो गया। दूसरा उद्देश्य मैंने क्या बताया था कि परिकल्पना परीक्षण करना। परिकल्पना परीक्षण मतलब टेस्टिंग ऑफ ए हाइपोथेसिस। क्या होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस? तो इसमें आप दो बातें भी याद रख सकते हो, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना परीक्षण। देखो,
परिकल्पना परीक्षण में अपन ये चीज ज्ञात करते हैं इसके सूत्रों से कि एक सुनिश्चित शुद्धता के आधार पर प्राचल और प्रतिदर्शज इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है उस अंतर का कारण क्या है। उस अंतर का कारण यदि प्रतिचयन ऊंचावचन है तो इन दोनों के अंतर को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इस पे ध्यान नहीं देंगे। और ये जो परिकल्पना आपने की है समष्टि के संबंध में उस परिकल्पना को अपन क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब स्वीकार कर लेंगे। ठीक है। और अगर अपने को सुनिश्चित शुद्धता के आधार पर परिकल्पना परीक्षणों के सूत्रों से ये पता लग गया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है ना, या फिर अपने दो सैंपल लिए, दोनों सैंपलों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस प्रतिचयन ऊंचावचनों के कारण नहीं है, उसका रीजन है दूसरा है। तो ऐसी स्थिति में समष्टि के संबंध में अपने जो परिकल्पना की थी उस परिकल्पना को अपने रिजेक्ट कर देंगे, मतलब परिकल्पना स्वीकार नहीं की जाएगी। इसका मतलब अपन इस बात को नहीं मानेंगे कि सिक्कर में रहकर कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसको 8,000 में उसका खर्चा 8,000 ही आता है, इस बात को अपन स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं की जाएगी। मेरे हिसाब से अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि प्रतिचयन सिद्धांत के क्या उद्देश्य हैं। तो प्रतिचयन सिद्धांत के दो उद्देश्य हैं, पहला समष्टि प्राचल का अनुमान लगाना, दूसरा है परिकल्पना परीक्षण करना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। देखो परिकल्पना परीक्षण एक अलग टॉपिक है, ये टॉपिक संगणक की एग्जाम में तो है, थोड़ा सा इसको संगणक की एग्जाम में ज्यादा डिटेल से नहीं है, थोड़ा है लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए परिकल्पना परीक्षण पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके लिए इतना काफी है। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। यहां तक आपने पढ़ लिया है, दोबारा सुन लेना, यहां तक आपने ये पढ़ लिया है कि समष्टि क्या होती है और प्रतिदर्श क्या होता है, ये पढ़ लिया। समष्टि पढ़ लिया आपने, प्रतिदर्श पढ़ लिया है आपने, ठीक है ना, प्राचल पढ़ लिया है आपने और प्रतिदर्शज पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। और एक अपने पढ़ा है प्रतिचयन सिद्धांत के उद्देश्य, ये चीजें अपने पढ़ चुके हैं। तो समष्टि का मतलब है अनुसंधान क्षेत्र की सभी इकाइयों को अपन समष्टि कहेंगे, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन है। और प्रतिदर्श को इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल। उस समष्टि में से अपने कुछ इकाइयां ली है देने के लिए, उसमें से छांटी हैं, जैसे चाय में से अपने एक चम्मच से लेकर के अपन टेस्ट करते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, समष्टि में से जो इकाइयां इसकी विशेषताओं को प्रकट करने के लिए या अध्ययन करने के लिए जो अपने छांटी है उसको अपन क्या कहेंगे, प्रतिदर्श या सैंपल, ठीक है। और प्राचल क्या है, जैसे ये समष्टि है आपकी, ठीक है, यहां तक ये समष्टि पॉपुलेशन है। प्राचल है इसके सांख्यिकीय माप, जैसे एन है, म्यू है, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड डिविएशन है और इसका अनुपात है, इसके सांख्यिकीय माप हैं समष्टि के, उसको अपन क्या कहेंगे, प्राचल या पैरामीटर। इस समष्टि का अध्ययन करने के लिए अपने जो एन आकार का अपने क्या लिया है, एन आकार का सैंपल लिया है, उस सैंपल का अपन माध्य ज्ञात करते हैं, उस सैंपल का अपन स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करते हैं, उस सैंपल का अपन अनुपात ज्ञात करते हैं। ये जो सैंपल के सांख्यिकीय माप हैं इनको क्या बोलते हैं, प्रतिदर्शज या स्टैटिस्टिक, क्लियर। और ये सारा काम अपन कर रहे हैं तो वो हो गए प्रतिचयन सिद्धांत, थ्योरी। और इसके उद्देश्य अपने पढ़े थे, दो उद्देश्य हैं, समष्टि प्राचल का अनुमान लगाना, दूसरी परिकल्पना परीक्षण करना। इसके ये दो, ये आपको याद रखने हैं। अब बात ये आ गई कि अनुसंधान करने के लिए जब अपने समष्टि में से सैंपल लेते हैं तो सैंपल कितने तरीके से लिए जा सकते हैं, या सैंपल लेने की कौन से मेथड है, क्या विधियां हैं। ये आपको अपन मान लेते हैं कि कोई एन आकार की क्या है कि समष्टि है। अब इस समष्टि का आपको अध्ययन करना है,
तो अध्ययन करने के लिए इस समष्टि में से अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक n साइज का अपने सैंपल लेना पड़ेगा। अब बात है कि ये जो अपन सैंपल लेते हैं तो कितने कैसे लिए जा सकते हैं। एक तो तरीका है कि इनमें से अपन रैंडमली सैंपल ले लें। रैंडमली सैंपल का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि इस समष्टि की जो भी इकाइयां हैं, जैसे मान लो कि समष्टि में 1000 इकाइयां हैं, तो इन 1000 इकाइयों की पर्ची बनाते हैं और उस पर्ची को एक डिब्बे में रख लेते हैं और फिर अच्छी तरह से मिला करके रैंडमली अपने कोई 10 पर्ची या 20 पर्ची या 100 पर्ची अपने रैंडमली उसमें से निकाल लेते हैं। तो ये जो तरीका है, इस तरीके को तो बोलते हैं आप रैंडमली सैंपलिंग, या हिंदी में इसको कहेंगे यादृच्छिक प्रतिचयन। यादृच्छिक प्रतिचयन, यादृच्छिक प्रतिचयन, इंग्लिश में कहेंगे इसको रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग मतलब सैंपल लेने का एक तरीका अपना क्या हो सकता है, रैंडम सैंपलिंग हो सकता है। सैंपल लेने का दूसरा तरीका भी, इस समष्टि का अपने को अध्ययन करना है, तो समष्टि का अध्ययन करने के लिए अपन सैंपल ले रहे हैं, तो सैंपल ऐसा भी हो सकता है कि अपन जानबूझ करके या अपन सोच विचार करके या अपन ये विचार करके कि कौन कौन सी इकाइयों को छांटे अपन जो इस पूरी समष्टि का क्या करे, प्रतिनिधित्व करे। मतलब सोच समझ करके, ठीक है ना, इकाइयां छांटी जाती है, मतलब रेंडमली नहीं छांटी जाती, सोच समझ करके अपन ने इकाइयां छांटी है और इस सैंपल में अपने उन इकाइयों को शामिल कर लिया, तो उसको अपन क्या कहेंगे, गैर यादृच्छिक। गैर यादृच्छिक, गैर यादृच्छिक प्रतिचयन। ये गैर यादृच्छिक प्रतिचयन मतलब नॉन रैंडम सैंपलिंग, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, नॉन रैंडम सैंपलिंग। ये आपका नॉन रैंडम सैंपलिंग हो गया। तो यहां तक अपन पढ़ चुके हैं कि समष्टि में से सैंपल अपन लेते हैं तो उस सैंपल दो तरीके से लिए जा सकते हैं, या तो अपना रैंडमली सैंपल ले लें या फिर नॉन रैंडम सैंपल ले लें। यादृच्छिक यदि प्रतिचयन लिया जाता है तो इसमें क्या होता है कि इस समष्टि की प्रत्येक इकाई का इस सैंपल में शामिल होने की समान प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब समान प्रायिकता होती है। इसको ध्यान रखना आप। यादृच्छिक प्रतिचयन की क्या विशेषता है, अगर अपन सैंपल रैंडमली ले रहे हैं तो उसकी विशेषता क्या होगी कि समष्टि की प्रत्येक इकाई का इस सैंपल में शामिल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि सारी पर्चियां बना करके अपन डब्बे में डाली है। अब उनमें से अपन को 100 पर्ची निकाल रहे हैं तो 1000 में से कोई भी 100 आ सकती है, मतलब समष्टि की प्रत्येक इकाई का इस सैंपल में शामिल होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, समान संभावना या समान प्रायिकता होती है। जबकि अगर अपन नॉन रैंडम सैंपलिंग लेते हैं, जानबूझ करके या सोच विचार करके अपन केवल वो इकाई ले रहे हैं जो अपने को लगता है कि भाई इसका सही प्रतिनिधित्व करने वाली वो इकाइयां होंगी, तो अपन उनमें से चुन चुन करके इकाइयां ले रहे हैं, उसको अपन कहेंगे नॉन रैंडम सैंपलिंग। इसकी यह है कि समष्टि की सभी इकाइयां इसमें शामिल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी समान नहीं है, क्योंकि खुद अनुसंधानकर्ता अपने हिसाब से या सोच समझ करके क्या ले रहा है, इकाइयां ले रहा है, तो इसमें किसी इकाई के शामिल होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। एक कारण, एक अंतर हो गया दोनों के बीच में। देखो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि यादृच्छिक प्रतिचयन और गैर यादृच्छिक प्रतिचयन में डिफरेंस क्या होता है, तो आप ये बता सकते हो कि यादृच्छिक प्रतिचयन में समष्टि की प्रत्येक इकाई का सैंपल में शामिल होने की समान संभावना या समान प्रोबेबिलिटी होती है, जबकि नॉन रैंडम सैंपलिंग में समष्टि की सभी इकाइयां प्रतिदर्श में या सैंपल में शामिल होंगी, इसकी समान प्रोबेबिलिटी नहीं होती। दूसरा अंतर आप सुनो इसके अंदर, दूसरा अंतर आप ये कह सकते हो इसके अंदर,
जो आपका रैंडम सैंपलिंग है, रैंडम सैंपलिंग एक वस्तुनिष्ठ है, एक वैज्ञानिक कंसेप्ट है। वस्तुनिष्ठ या वैज्ञानिक अपन कैसे कहेंगे? क्योंकि इसमें इकाइयों को शामिल करने के लिए अनुसंधान करता है, वो किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करता है। इसका मतलब इसमें व्यक्ति के या अनुसंधानकर्ता का पक्षपात का प्रभाव इसके ऊपर नहीं है। इसको अपन क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठ है और वैज्ञानिक है। जबकि ये जो है, इसमें अनुसंधानकर्ता अपने हिसाब की इकाइयां इसमें शामिल कर रहा है, तो इसका मतलब इस सैंपलिंग में पक्षपात की संभावना रहती है। और पक्षपात की संभावना रहने के कारण से ये जो मेथड है वो साहब वैज्ञानिक नहीं है, इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं है, इसमें व्यक्तिनिष्ठता है। व्यक्ति के पक्षपात का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, दोनों रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग में डिफरेंस क्या है। ये इसमें समष्टि की प्रत्येक इकाइयां शामिल होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी रखती है। इसमें क्या है, समष्टि की इकाइयां शामिल होने की समान संभावना या प्रायिकता नहीं रखती। ये मेथड है आपका रैंडम सैंपलिंग, ये वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है। जबकि नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड है वो वैज्ञानिक नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, इसमें अनुसंधानकर्ता के पक्षपात का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपन इसको कह सकते हैं कि ये वस्तुनिष्ठ है। ठीक है तक। अब यादृच्छिक प्रतिचयन की भी कई विधियां होती हैं। रैंडम सैंपलिंग लेते हैं तो उसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं। नॉन रैंडम सैंपलिंग के भी बहुत सारे मेथड होते हैं। आज की क्लास में अपन ये पढ़ेंगे कि रैंडम सैंपलिंग में के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो अभी आप लिखो यादृच्छिक 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 प्रतिचयन। यादृच्छिक प्रतिचयन रीति। यादृच्छिक मतलब इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग यादृच्छिक प्रतिचयन की रीतियां क्या क्या है, कौन कौन सी रीतियां हैं जिसे रैंडम सैंपलिंग किया जाता है। देखो ये अपनी समष्टि है, समझा आप, ये अपनी समष्टि है। समष्टि है एन आकार की, अपनी ये समष्टि है। और एन आकार की समष्टि में से अपने ये एन आकार का क्या लेना है, सैंपल लेना है। तो कितने तरीके से अपन सैंपल ले सकते हैं। सैंपल ले रहे हैं, वो सैंपल भी क्या होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। रैंडम का मतलब समष्टि की प्रत्येक इकाई इस सैंपल में शामिल होने की समान संभावना या समान प्रायिकता रखनी चाहिए। तो ऐसे सैंपल को अपन क्या बोलते हैं, रैंडम सैंपल बोलते हैं। तो रैंडम सैंपल की क्या क्या तरीके या क्या क्या मेथड हो सकती हैं। तो इसमें आप मेथड में लिख रहा हूं, एक तो है सरल यादृच्छिक, सरल यादृच्छिक रीति। एक तो सरल यादृच्छिक रीति है जिसको सैंपल रैंडम मेथड बोलते हैं। और दूसरी आपकी है स्तरित प्रतिचयन रीति। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन लिख लेना इसमें, प्रतिचयन, प्रतिचयन रीति मतलब सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड है। दूसरा आपका स्तरित प्रतिचयन है, स्तरित प्रतिचयन रीति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तीसरा जो आपका मेथड है वो आपका क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध प्रतिचयन, क्रमबद्ध प्रतिचयन, इसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक सैंपलिंग, सिस्टेमेटिक सैंपलिंग।
सिस्टेमेटिक सैंपलिंग। 3 हो गए। चार नंबर पे आप लिख सकते हो बहुचरणी। बहुचरणी बहुचरणी प्रतिचयन चयन। बहुचरणी बोलते हैं मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग। और एक और है जिसको बोलते हैं गुच्छ प्रतिचयन। गुच्छ प्रतिचयन। गुच्छ प्रतिचयन है। गुच्छ प्रतिचयन इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग। एक तो जनरली क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि यादृच्छिक प्रतिचयन की रीतियां कौन सी है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दें कि निम्न में से यादृच्छिक प्रतिचयन की रीति कौन सी है या यादृच्छिक प्रतिचयन की रीति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको यादृच्छिक प्रतिचयन और गैर यादृच्छिक प्रतिचयन की दोनों रीतियां इसमें देंगे। अभी तो आपको मैंने यादृच्छिक प्रतिचयन की रीतियां लिखी है। अब गैर यादृच्छिक प्रतिचयन की भी 6-7 रीति हैं, तो उनमें से कोई आपको 4 रीति दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि भाई इनमें से कौन सी यादृच्छिक प्रतिचयन की रीति है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको इन 5 रीतियों के आपको नाम याद रखने हैं कि यादृच्छिक प्रतिचयन की 5 रीतियां कौन सी होती हैं। देखो, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दूसरा है स्तरित प्रतिचयन रीति, इसके इंग्लिश वाले वर्ड भी याद रखना, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड। क्रमबद्ध प्रतिचयन रीति, इसको कहेंगे सिस्टेमेटिक सैंपलिंग मेथड। बहुचरणी रीति, इसको कहेंगे मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड। गुच्छ प्रतिचयन रीति, इसको अपन कहेंगे क्लस्टर सैंपलिंग मेथड। अब ये क्या होती है इन रीतियों से, मतलब ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कि सरल यादृच्छिक प्रतिचयन रीति से सैंपल कैसे लिया जाता है, स्टैटिक सैंपलिंग में कैसे लिया जाता है, सिस्टेमेटिक सैंपलिंग में कैसे लिया जाता है। इनमें सब में डिफरेंस होता है कि अपन किस तरीके से अपन सैंपल लें, तो उस सैंपल को क्या कहेंगे इनमें से, ठीक है। तो इनका क्या मतलब होता है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर इनमें क्या डिफरेंस होता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा है कि भाई यादृच्छिक प्रतिचयन मतलब रैंडम सैंपलिंग लेने के कितने तरीके होते हैं या कितनी रीतियां होती हैं। तो रैंडम सैंपलिंग की 5 मेथड होते हैं। इन 5 मेथडों के आप नाम याद कर लेना, नाम पर भी क्वेश्चन आता है। अगली क्लास में अपन इन सारों की व्याख्या करेंगे कि ये मेथड किस तरह से लिया जाता है सैंपल, इस मेथड में किस तरह से, इसमें कैसे, इसमें कैसे, ये करेंगे अपन क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो ठीक है, आज क्लास में।